जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जी हाँ, ये है कंपनी जिसका अब हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। पहले इसको जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसकी हुई थी शुरुआत 2006 में। 2018 में इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया था। सितंबर 2023 तक एयूएम और डिपॉजिट ग्रोथ के लिहाज से ये चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। थर्ड पार्टी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कॉर्पोरेट एजेंसी भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ली हुई है। आइए इशू की जानकारी दे दूँ। 7 तारीख यानी कि कल खुलेगा इशू, 9 तारीख यानी कि मेरे ख्याल से मंडे, नो, फ्राइडे, फ्राइडे को होगा बंद। प्राइस बैंड 393 से 414 रुपये का रखा गया है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 570 करोड़ की होगी हायर बैंड के ऊपर, और फ्रेश इशू इसमें से 462 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 108 करोड़ का। 4,330 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा ऊपरी प्राइस बैंड पर जना फिनेंशियल का। आइए मुलाकात करवाते हैं हम आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय कंवल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से कंवल साहब ने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपने मास्टर्स भी किया है। भारत और सिंगापुर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी कंवल साहब जुड़े हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर वैसे तो आपकी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन तो इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, फिर सर ये बैंकिंग में कहाँ से आ गए आप? सर बैंकिंग तो फर्स्ट अनिल जी आपको नमस्कार और नमस्कार सर। सब व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए इंजीनियरिंग इज अ गुड एजुकेशन। नंबर सिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स सिखाते हैं, प्रोसेस सिखाते हैं जी। और आप देखिएगा बैंकिंग में तीनों का ही बहुत ही अच्छा उपयोग है, नंबर, स्टैटिस्टिक्स और बैंक और प्रोसेस का। तो एकदम इंजीनियरिंग काम आ जाती है। बिल्कुल, और साथ में आपका स्टैंड चार्ट का एक्सपीरियंस जो रहा है बैंकिंग का, आई एम श्योर। तो 2018 में आपने पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर शुरुआत की। चौथा सबसे बड़ा बैंक है यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ के लिहाज से। सबसे पहले सर, जो 108 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, बहुत छोटा सा ऑफर फॉर सेल है, और मैं क्वांटिटी भी देख रहा था, काफ़ी लोग जो बड़ी छोटी छोटी क्वांटिटी बेच रहे हैं, ऐसा क्यों सर? सो अनिल जी, जो इन्वेस्टर्स आए थे 2013, 14, 15 में, तो उनको बेसिकली एग्जिट ले रहे हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल से क्वांटिटी छोटी है। जो ज़्यादा करके जो इन्वेस्टर्स कोविड के पहले, कोविड के बाद आए, वो सब अभी बेच नहीं रहे हैं। इन्वेस्टर से इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कम दिख रहे होंगे। ठीक बात है। अच्छा सर, जो इश्यू से 462 करोड़ रुपए आपको आने वाले हैं कंपनी को, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? सो अनिल जी देखिए, जना का जो ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है। हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 40% रहा है, जो हमने सितंबर रिजल्ट्स में दिया है। सो ऑब्वियसली हम जो अपना कैपिटल आएगा, वो टियर 1 में जाएगा और हम उसको ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। बात है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ओरिजिनली आप आईपीओ 2000 करोड़ का लाने वाले थे, जो साइज़ आपने काफ़ी कम की, अब 570 करोड़ के आसपास की टोटल आपकी ऑफरिंग है, दोनों मिलाकर ऑफर फॉर साइज़ कम करने के पीछे कारण क्या है? दूसरा, एक और आपने 1000 रुपये के ऊपर के भी आपने मेरे ख्याल से उस प्राइस पर भी स्टॉक अलॉट किया है, और अब जो प्राइस है वो 414, तो दोनों में साइज़ और प्राइस में कमी की वजह सर? सो अनिल जी देखिए, जो पहले हमारा आईपीओ हमने डीआरएसपी फाइल किया था, वो कोविड के थोड़े ड्यूरेशन में ही था। सो ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन की वजह से आईपीओ हो नहीं पाया। इसलिए हम लोग ने बीच में कैपिटल रेज़ कर लिया है। सो इसलिए कैपिटल जो रेज़ ऑलरेडी हो चुका है 2 बार, सितंबर में 22 में, मई 23 में। तो फिलहाल इसलिए इश्यू साइज़ हमने छोटा कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वेरी वेल कैपिटलाइज़्ड हैं। हमारे सितंबर 23 की कैपिटल रेशियो 17.5% है। सो दैट इज़ आंसर नंबर 1। दूसरा, IPO pricing, stock pricing is based on various times of when people have come in. All I can tell you that प्रॉपर डिस्कवरी के बाद, कंसल्टेशन के बाद ये आईपीओ प्राइस डिसाइड हुआ है। पुराने प्राइसेस तो इज़ डिफरेंट टाइम्स, प्री कोविड, पोस्ट कोविड तो अलग-अलग प्राइसेस पे है। ठीक बात है सर, परफेक्ट है। प्रॉफिट्स के हिसाब से आपसे जानना चाहता हूँ, 2023 2024 के जो आपके नंबर से 6 महीने के बहुत मजबूत, अच्छे, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है आपके प्रॉफिट में, स्पेशली 2022 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। किस तरह की स्टडी ग्रोथ की उम्मीद आपके इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, और क्या ये जो रिकवरी आई है ये मेंटेन रहने की उम्मीद कर सकते हैं सर? सो अनिल जी, मैं 1 मिनट लूँगा। सी बैंक जो है, शुरुआत हुई माइक्रो फाइनेंस से। जिस दिन हमने बैंक शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि देखिए हम इस बैंक को डाइवर्सिफाई करेंगे इनटू सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, एक वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स जो है,
या रिस्क पैरामीटर्स जो है मच अच्छे हो जाएँगे। तो आप देखिएगा हमने शुरू किया है, अभी हम 58% रफली सिक्योर्ड बिज़नेस है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो फिर अप एंड डाउन ऑफ अर्निंग्स है, वो काफ़ी कम हो गई। नियरली ज़ीरो से शुरू किया, साढ़े 5 साल बाद 58% सिक्योर्ड हो गया है। एंड जो कोविड के टाइम आपने बताया कि थोड़ी इनकम ऑफ कोर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम हो गया था क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ गई थी। नाउ बिकॉज़ वी हैव बिकम सिक्योर्ड, आगे प्रोविजनिंग की गुंजाइश कम रहेगी बिकॉज़ वी नो दैट ड्यूरिंग एनी कोई भी डाउनटर्न में आएगा, वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट एसेट्स इज़ वन व्हिच इज़ बैक्ड बाय प्रॉपर्टी। तो ज़्यादा करके जो बैंक का पोर्टफोलियो है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग का हो गया है, लैब का हो गया है, तो वॉलेटिलिटी ऑफ इनकम कम रहेगी। हमारा सितंबर 23 का प्रॉफिट जो आया है, वो 212 करोड़ रुपए आया है। लास्ट फुल ईयर का 256 करोड़। इतना डिफरेंस जो आया है सितंबर में 212 वर्सेस लास्ट फुल ईयर 256, इसलिए आया फॉर 2 रीजंस। ओके। एक, अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है, अच्छे निम्स हैं और जो कोविड की प्रोविजनिंग है वो कम हो गई है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए जो आप बता रहे हैं सर कि आपने सिक्योर्ड बुक 58-59% तक की है। क्या इरादा है? कहाँ तक मतलब आप क्या रेशियो मेंटेन रखना चाहते हैं फ्यूचर में? कितना आप सिक्योर्ड बिज़नेस को कहाँ तक 70, 80, 90% या ये लेवल है, ये कंफर्टेबल है? तो अनिल जी देखिए, हमारा बैंक जो है वो कस्टमर फोकस्ड है, प्रोडक्ट फोकस्ड नहीं है। आज आप कस्टमर की बैलेंस शीट देखिए, सबसे बड़ा लोन क्या होगा? होम लोन होगा। अगर उसका घर होगा और बिज़नेस होगा तो लैप होगा, फिर कार लोन होगा, फिर टू व्हीलर लोन होगा। एक नॉर्मल कंज्यूमर का बैलेंस शीट जो है, वो 70 से 80% सिक्योर्ड होगा, फिर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन समझो 10-20% होना चाहिए। सो मेरा मानना है कि क्योंकि हम बिल्कुल कस्टमर फ़ोकस्ड हैं, जो बैंक का बैलेंस शीट भी है, वो कस्टमर का बैलेंस शीट का बिल्कुल मिरर इमेज होना चाहिए। और हम बिल्कुल उसी रास्ते पे निकल गए हैं फ्रॉम 2018 कि देखो हम कस्टमर को सर्व करेंगे, जो उसकी बैलेंस शीट है वो हमारे बैलेंस शीट में नज़र आना चाहिए। हम 58% पहुँच गए और ये हमारा साढ़े 5 साल का हार्ड वर्क है। ठीक बात है। आई थिंक सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कोई कस्टमर नहीं चाहता कि 4 डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसी में जाके वो सर्व करे। मतलब यहाँ से टू व्हीलर ले, वहाँ से होम लोन ले, कहीं और से पर्सनल लोन ले, यहाँ फिक्स्ड डिपॉज़िट रख दे। वो चाहता है कि एक जगह पे उसको सारा सम वन स्टॉप शॉप बैंक ऑफ फर्स्ट चॉइस। जो सेगमेंट में हम कैटर कर रहे हैं, वो बेसिकली मिडल एंड ऑफ इंडिया टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया। उनके लिए हम बना रहे हैं एक ऐसा बैंक जो बैंक ऑफ फर्स्ट चॉइस। मतलब जभी भी कस्टमर सोचे कि मुझे कुछ चाहिए, वो पहले जना बैंक आए और हम उसके लिए पूरा फ़ोकस और उसी तैयारी से रख रहे हैं। परफेक्ट है सर, बिल्कुल। ये एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी हैं, उनमें आपकी थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे और इसी वजह से शायद आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी थोड़े कंपैरेटिवली कम है। क्या वजह है और इसको इम्प्रूव करने का क्या प्लान है? सो देखिए फर्स्ट जो नेट एनपीए हमारा सितंबर का है वो 0.9% है और हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो अभी 65% है। सो जो कोविड की वजह से थोड़ा बढ़ गया था, वो मतलब पूरा प्रोविजन हो गया है, रिकवरीज हो गई हैं और जो नया लोन्स दिए गए पोस्ट कोविड, वो बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सो जो पुराना चैलेंज था ड्यूरिंग कोविड, वो सारा खत्म। 0.9% नेट एनपीए, पीसीआर एट 65, बुक इज वेरी हेल्दी एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपने बात किया, तो अनिल जी मैं बता दूं 7.7% इन मार्च 23, सितंबर 23 इट इज 7.8 इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो हमने कॉस्ट ऑफ फंड का जो इंक्रीज आया है उसको अब्सॉर्ब करते हुए नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा 7.8 हो गया है। हुँ, सो हुँ। अब नथिंग फॉर इन्वेस्टर्स टू थिंक ट्वाइस अबाउट। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि मैं आपके प्रोस्पेक्टस में देख रहा था, अट्रिशन रेट जो जनरली एम्प्लॉइज़ बदलते हैं, वो काफ़ी हाई 35% दिखी है। क्या स्पेशली बैंक की है, इंडस्ट्री फिनोमिना है? यदि हाँ, तो इतनी हाई अट्रिशन रेट होने के पीछे कारण क्या है? सो ज्यादा करके अनिल जी बिकॉज हमारा एक माइक्रो फाइनेंस बुक है जो अभी 42% है, वहाँ एट्रिशन रेट ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि एम्प्लॉइज़ देखिए वो मंथ ऑन मंथ कलेक्शन, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। डिफरेंट वेदर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आप डे इन डे आउट जाके महीने के 20 दिन कस्टमर से मिल रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो बर्न रेशियो ज़्यादा रहता है। एम्प्लॉइज़ थक जाते हैं, दे वांट अ डिफरेंट चेंज ऑफ बिज़नेस, अ डिफरेंट चेंज ऑफ वर्क आल्सो। सो वहाँ एट्रिशन ज़्यादा रहता है। बाकी जो हमारे
सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स है, चाहे हाउसिंग है, एमएसएमई फाइनेंस है, माइक्रो हाउसिंग है, बैंकिंग है, प्रीटी मच इंडस्ट्री के बेंचमार्क से ही है। सेकेंडली एज़ यू नो लास्ट पोस्ट कोविड तो काफ़ी ग्रोथ आया है फाइनेंस इंडस्ट्री में, बैंक्स में, एनबीएफसीज़ में। सो ऑब्वियसली डिमांड फॉर पीपल इज़ हाई। हम पूरी कोशिश करते हैं एट्रिशन रेट कम करें, इस पे ध्यान रहता है। बट आई मस्ट से कि हमारा जो एट्रिशन रेट प्रीटी मच इन लाइन विद कॉम्पिटिशन ही है। तो अगर इंडस्ट्री के हिसाब से तो ठीक है। अच्छा सर, एक और मैं आपके रिस्क फैक्टर्स में देख रहा था, शायद कुछ पहले प्लेज थे वो छुड़वाए गए। अभी प्रमोटर ने कुछ स्टॉक कोई प्लेज रखा हुआ है? यदि हाँ तो क्या है, कितना है, किस वजह से सर? नहीं तो कुछ भी प्लेज नहीं रखा हुआ है और प्रमोटर की होल्डिंग अभी 30% है और उसका कोई प्लेज नहीं है, नथिंग, इट्स अ वेरी क्लीन प्रमोटर व्हिच इज़ होल्डिंग द बैंक। बात है। तो ये एक चीज़ और जो कंवल साहब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि कम से कम अभी मेरे पास लिस्ट में पीयर कंपैरिजन में आपके कम से कम 10-12 बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारे हैं। आप भी आ रहे हैं, शायद कुछ और भी आएंगे। अब इन्वेस्टर्स ये समझना चाहते हैं कि चॉइस बहुत है कि आपके आईपीओ में ही क्यों पैसे लगाएं या आपका बैंक का स्टॉक ही क्यों खरीदें। तो आप कैसे बेचेंगे अपने बैंक को? मतलब क्या 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 खास है आप में कि मैं ये सोचूं कि मेरे पास कोई दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक पोर्टफोलियो में है, वो बेच के मैं आपके आईपीओ में पैसा लगा लूं? सो अनिल जी, हियर इज़ द 2 पार्ट्स ऑफ माय आंसर। पहले तो फाइनेंशियल देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5% इन मार्च, रिटर्न ऑन एसेट 1.6%, नेट एनपीए 0.9, करेक्ट? 212 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर फुल ईयर 256 रहा है। सो अगर आप नंबर्स देखें, प्रॉफिटेबली गुड, प्रॉफिटेबल, सॉलिड बैंक। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? बिकॉज़ तभी तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेगा। बैंक सिक्योर्ड हो गया है, 0 से अब 58% आ गए हम लोग। कॉस्ट इनकम 58.5 है। लायबिलिटी बिज़नेस अच्छा है, निम अच्छा है। स्ट्रैटेजी वाइज़ हम बहुत सिंपल हैं। कस्टमर फर्स्ट मतलब सारे प्रोडक्ट को देना है, वो बैंक के बारे में अच्छी बातें करेगा, खुश रहेगा, सर्विस अच्छी मिलेगी, हमें और कस्टमर मिलेंगे। हमारे पास 49 लाख कस्टमर्स हैं, सो ग्रोथ और कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, डिजिटल फर्स्ट, हमारे यहाँ हर चीज़ डिजिटाइज़्ड है। मतलब हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि भई अगर डिजिटल नहीं हो सकता है तो पेपर ट्राई कीजिए। उससे क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। हम अफोर्डेबल हाउसिंग एक-एक दिन में दे रहे हैं। हमारी जो सर्विसिंग है कस्टमर की वो सेल्फ ड्रिवन हो गई है, सब आसान हो गया है। सो फर्स्ट कस्टमर फर्स्ट, सेकंड डिजिटल फर्स्ट एंड थर्ड रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट। हमें जानते हैं कि इसी की जहाँ मिडल सेगमेंट टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे हैं, अंडर सर्व्ड है। ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट गुड ग्रोथ होना चाहिए। तो सारा ध्यान जो है पूरी मैनेजमेंट टीम का है, वो है कि कलेक्शंस अच्छा हो, कस्टमर अच्छी सोर्सिंग हो और हम अच्छे से उसको एक टारगेटेड फ़ोकस में मैनर में दिया जाए। सो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा इन्वेस्टर्स से। नंबर्स सितंबर 23 के परफॉर्मेंस आपके सामने है। बैंक की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, सिक्योर्ड, कस्टमर फर्स्ट, डिजिटल फर्स्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट। बाकी फिर जो उनकी ब्लेसिंग मिल जाए तो वेलकम है। बिल्कुल सर, ज़रूर मिलेगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। तो ये है 3 बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताइए इन्वेस्टर्स के लिए कंवल साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और अपने आईपीओ पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।